Good morning, students. Hello, I am Dr. Priyanka, and we were doing last time we were doing the chapter 5, Principles of Inheritance and Variation. हम लोगों ने वो चैप्टर सम अप किया था, खत्म किया था इस नोट पे ये सब कुछ लर्न करके कि इनहेरिटेंस क्या होते हैं बच्चे, वेरिएशंस क्या होते हैं, क्या होती है इनहेरिटेंस, क्या पास ऑन हो रहा होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जिसकी वजह से ये वेरिएशंस होती हैं, कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे सारे सवाल पूछ रही हूँ तो आपके दिमाग में सारे सवाल आ जाने चाहिए कि कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जिसमें वेरिएशन शो होते हैं, वेदर इट इज एसेक्सुअल वेदर इट इज सेक्सुअल। ओके, उस पर से हम लोगों ने और उनको जाना कि प्रिंसिपल्स हमने पढ़े, कुछ गाइडलाइंस पढ़ी जिन पे बेस्ड ये जीन ट्रांसफर, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जुड़ा है। उसके बाद हम लोगों ने जेनेटिक डिसऑर्डर करा, पेडिग्री एनालिसिस करा, और लास्ट में हम लोगों ने, आपको याद होगा हम लोगों ने किया ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम्स, उसमें स्टेराइल कैरेक्टर आ जाते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने करके हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जो जेनेटिक एंड एवोल्यूशन की यूनिट थी, उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने लास्ट टाइम खत्म किया। बच्चे अब जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर फॉर द 12th। 12वीं का सबसे मुश्किल चैप्टर होता है, बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आता ये चैप्टर, जिसे कहते हैं ना सर खपाई वाला काम। तो सर खपाई वाला काम सबसे ज्यादा इस चैप्टर में होना है, क्योंकि इसमें आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि एक न्यू लेवल ऑफ बायोलॉजी यू आर स्टडिंग। छोटी क्लासेस में थे बायोलॉजी, प्लांट्स की स्टडी कर ली, ह्यूमन बींग्स की स्टडी कर ली, बट नाउ यू आर डीलिंग विद द डीएनए पार्ट। ठीक है, कि आपने डीएनए के स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स को, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट उनके पार्ट्स को, उनके फंक्शंस को, उनको रिकॉग्नाइज करना है, कैसे इनकी कोडिंग होती है, कैसे इनकी कॉपिंग होती है। आपने 11th क्लास में पढ़ा कि जब सेल डिवाइड होता है तो कॉपिंग ऑफ डीएनए एंड द क्रोमोसोम्स विल अकर। ठीक है, यही पढ़ा वर्ड द कॉपिंग। अब आपको उसको कॉपिंग नहीं बोलना, अब आपको उसको न्यू वर्ड्स बोलने हैं, न्यू टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। तो टर्मिनोलॉजी पढ़ के आपको एक न्यू बेसिस ऑफ कैरेक्टर स्केच ऑफ द चैप्टर डिजाइन करना है अपनी समझ से। ये चैप्टर इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली क्रोमोसोम्स, अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए इज द इनहेरिटेड कैरेक्टर। इनहेरिटेड मतलब हमारे खुद के अंदर, विद इन आवरसेल्फ। ठीक है, और विद इन आवरसेल्फ ऑब्वियसली वो ऐसा तो होगा नहीं, वो होगा हमारे पेरेंट्स का। ठीक है, वो मटेरियल जो कि पास ऑन हुआ है हम में, वो हमारे पेरेंट्स का हुआ है। मैंने लास्ट चैप्टर में भी आपसे खूब अच्छे तरह डिस्कस किया था कि अगर मैं इनहेरिटेंस और वेरिएशन की बात करती हूँ तो बेटी इनहेरिटेंस और वेरिएशन हम लोगों को अपने पेरेंट्स से मिला है, और वो उनका जो जीन कैरेक्टर है, जो इनहेरिटेड कैरेक्टर है, वो उनके एंसेस्टर्स से ऐसे ही चला आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं कह देती हूँ, हम लोग, हमारे वंशज जो है वो बंदर है। ठीक है, सही कहते हैं सारे लोग, हमारे वंशज बंदर ही थे। बंदर, वंशज बंदर से का मतलब ये है बेटे कि हमारे एंसेस्टर्स आर मंकीज। द टाइम पीरियड आफ्टर द एवोल्यूशन होती चली गई, हम लोगों में एवोल्यूशन आता गया, हम लोगों में एवोल्यूशन आता गया, मतलब वेरिएशंस आते गए डीएनए में। ठीक है, ये वेरिएशंस चेंज होता गया, मॉडिफाइड होता गया अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल अडेप्टेशन, और फिर हम लोगों को, फिर जो भी है हम आपके सामने हैं सारे ह्यूमन बींग्स जो कि आज की डेट में, फॉर एग्जाम्पल अब हम में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, हमारा डीएनए कंटिन्यूअसली मॉडिफाई होता जा रहा है फॉर द बेटर, ज्योग्राफिकल अडाप्ट करता जा रहा है, एनवायरमेंट को अडाप्ट करता जा रहा है। ठीक है, उसके अनुकूल खुद को ढालता जा रहा है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, और जैसे जैसे ये अडाप्शन होती चली जा रही है, वैसे वैसे जो हमारा डीएनए है वो मोल्ड होके इन अ बेटर वे में अप्रोच करता जा रहा है। ठीक है, सो अगर मैं बात करती हूं, let us start with the chapter molecular basis of inheritance. अब बेटे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब पहले समझेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में क्या समझा था? हम लोगों ने समझा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोगों ने बहुत अच्छे से ये समझा कि
प्रिंसिपल्स क्या हैं, किन गाइडलाइंस पे जीन्स ट्रांसफर होते हैं, क्या ऐसी चीज है जो इनहेरिटेंस में ट्रांसफर हो रही है, कुछ ना कुछ पास हो रहा है, क्या लॉज बेस्ड है। प्लांट्स में जीन्स कहा, किसी ने क्रोमोसोम्स कहा, मॉर्गन ने, फिर उनके ऑब्जर्वेशंस किए, फिर उसके बाद हम लोगों ने पेडिग्री एनालिसिस किया उसको समझने के लिए, वेरिएशंस को समझने के लिए कि वेरिएशंस ऑफ द कैरेक्टर कैसे आ रहा है। समझ में आ रही है? वेरिएशंस ऑफ द कैरेक्टर मतलब चेंजेस, मॉडिफाइंग के जो डीएनए ये चेंज हो रहा है, किस आधार पे चेंज हो रहा है, बेसिकली उनके सारी चीजें आई। अब बेटे हम लोग बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर बेसिस की, चलो ठीक है, हम लोगों को पता हो रहा है कि कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में ये बात की बेसिकली कि वेरिएशंस कैसे होते हैं, ठीक है, क्या आधार है वेरिएशंस के, क्या लॉज फॉलो करते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाया, फिर हम लोगों ने उसमें हेट्रोगेमस, होमोजाइगस गेम्स एलील्स की बात की, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने गेमेट्स की बात की, ठीक है। अब हम लोग डील करेंगे जीन्स के अंदर जो मटेरियल है, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट हेरिडिटरी कैरेक्टर, विच इज रिस्पॉन्सिबल, जो खुद चेंज होता है, मॉडिफाइड होता है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वही ऐसा मॉलिक्यूल है जो खुद में, जिसमें चेंज आके एक न्यू वेरिएंट कैरेक्टर बनता है। डीएनए का ही एक मॉलिक्यूल है जो चेंज होता है, मॉडिफाई होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर का डीएनए मॉलिक्यूल मेरे डीएनए से सिमिलर नहीं है। एवरी पर्सन इंडिविजुअल इज अ यूनिक कैरेक्टर। हम लोगों के फिंगरप्रिंटिंग्स अलग है, ठीक है, बट वी कैन अज्यूम दैट आइडिया कि मेरे फिंगरप्रिंट प्रिंटिंग्स मेरे मदर या फादर से थोड़े बहुत सिमिलैरिटीज रखते हैं क्योंकि मैं उन्हीं की वेरिएंट हूँ, ठीक है। बट मेरा एक जो फिंगरप्रिंट्स है वो यूनिक कैरेक्टर है। मेरी बॉडी की जो सीरोलॉजिकल यूनिट है, सीरोलॉजिकल यूनिट माने प्रोटीन स्ट्रक्चर है, वो अलग है। मे बी इट इज सिमिलर टू माई पेरेंट्स बिकॉज ऑफ ओनली दैट आई हैव दैट सीरोलॉजिकल कैरेक्टर स्केच, बट इट इज हैज द यूनिक कैरेक्टर स्केच, एक यूनिक कैरेक्टर स्केच है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की मतलब, अब हम लोग बात करेंगे द डीएनए पार्ट। अब हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ डीएनए को डील करेंगे। डीएनए पे ही हम लोग बात करेंगे कि हाउ द डीएनए विल गोइंग टू चेंज, कैसे डीएनए कॉपी करता है ये सारे कैरेक्टर्स जब वो सेल डिवाइड करता है। डीएनए को अलग अलग सिचुएशंस दे दी तो वो कैसे अडेप्ट करता है, किस सिचुएशंस को ही विल गोइंग टू अडेप्ट for the survival, he will going and how he will die in those situations, and what is DNA, उसका structure क्या है, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। So now let's start with the chapter। 20 मार्क्स की यूनिट है ये बेटे। Molecular inheritance of, you can write it as molecular basis of inheritance, ठीक है, molecular basis of inheritance। अब बेटा हम लोग बहुत अच्छे से इनहेरिटेंस पैटर्न समझ चुके हैं कि व्हाट आर इनहेरिटेंस पैटर्न्स। बहुत अच्छे से हम लोग जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न्स समझ चुके हैं कि कैसे, क्या रूल फॉलो करते हैं, क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, कि अगर दो होमोजाइगस मिक्स हो रहे हैं या उनका क्रॉस कराया जा रहा है तो क्रॉस कराने के बाद कैसे उनकी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन में क्या रिजल्ट आ रहे हैं, F2 जनरेशन पे क्या रिजल्ट आ रही है, ये हम लोगों ने बात की है, ठीक है। अब मेंडल ने बोला, मेंडल प्रोक्लेम्ड
nature of these characters, the nature of those genetic material and named as the factors regulating those inherited passing material and basis of passing. ठीक है, उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी आई काफी ऑन. ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा है कि डीएनए क्या होता है. डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. सबसे पहले हम डीएनए का मतलब जानेंगे कि डीएनए क्या है. ठीक है, तो डीएनए है बेटे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, तो आरएनए क्या है. आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड. पहले आपको इनकी फुल फॉर्म पता चल गई, इनको आपने रोट करना है. रोट का मतलब रटना है. या रटो, रोट करो. ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि डीएनए एंड आरएनए. व्हाट आर डीएनए एंड आरएनए. डीएनए एंड आरएनए की फुल फॉर्म हम लोगों ने कर ली, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. और आरएनए की फुल फॉर्म हमने कर ली राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, सो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, that is DNA, and ribonucleic acid, that is RNA, are two types of nucleic acid found in living organisms. ठीक है, इसको मैं ऐसे कह सकती हूं कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सेल. समझ में आ रही है, ये आपका न्यूक्लियस है. ठीक है, अब बेटे न्यूक्लियस में मेरे को पता है क्रोमोसोम्स होते हैं. या यू कैन ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं एज लाइक द, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है इंटरमिंगल. ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं. एक क्रोमोसोम के धागे में मोती की माला में जैसे जीन्स पिरोए हुए होते हैं. ये जो जीन्स हैं, ये जो काले वाले जीन्स हैं,
ये जो काले वाले जीन्स हैं, ठीक है, these are made up of DNA molecule और some genes are made up of RNA molecule। अब जो DNA मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर अलग है। उसका स्ट्रक्चर क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल बना रहे हो तो आप उसका लिखते हो ना CH4 ये आपका एक मॉलिक्यूल हो गया, सॉरी CH3 एक मॉलिक्यूल हो गया जिसको आपने इथेन कह दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने बोल दिया दिस, ये आपका एक मॉलिक्यूल हो गया। सो अब ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर, ये जो छोटे छोटे इसमें दो टाइप्स के आपके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज आरएनए एंड डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसके डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर। आपने इसको इथेन क्यों कहा? डिपेंडिंग क्योंकि इसमें दो कार्बन थे। आपने इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा? ड्यू टू स्ट्रक्चर, जो कि अब हम पढ़ेंगे। तो मतलब दो टाइप के होते हैं। अब जो डीएनए होता है बच्चे, एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल, पहला। दूसरा, आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। ठीक है, इन मोस्टली it has acts as a messenger। मैसेंजर के आगे हम लोग लिखेंगे मजदूर ऑफ डीएनए इन एनिमल सेल। ठीक है, आरएनए के फंक्शंस को अगर मैं डिस्कस करने लगूं कि इट फंक्शंस as adapter, structural, catalytic मॉलिक्यूल। तो एडाप्टर, स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक मॉलिक्यूल है एक आरएनए। एडाप्टर का मतलब है अडेप्ट करना, जो भी चीज उसको बताई जा रही है, स्ट्रक्चर फॉर्म करना, और रिएक्शन हो रही है उसमें एंजाइम, कैटालिटिक एंजाइम का काम करना। समझ में आता है ये? गुड, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को ये करेंगे दैट हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब आप पूछोगे मैडम आप बताएं हमें कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, तो मैं पूछूंगी बच्चों आप मुझे बताएंगे, क्योंकि 11th क्लास में आपने थोड़ा बहुत तो ये पढ़ा ही होगा कि व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड होता क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड आर मेड अप ऑफ many monomer units। बायोमोलिक्यूल्स लास्ट में चैप्टर में पढ़ा होगा। ये एक ब्रेड है, ऐसी होती है ब्रेड, ये ब्राउन ब्राउन कलर के उसके बाहर लगा होता है। ठीक है, फिर
ये आपने लगा दिए ब्रेड के नीचे टमाटर। चलो खीरे भी लगा देते हैं थोड़े से। इस पे आपने डाल दी थोड़ी सी मेयोनेज, ठीक है। इस पे आपने डाल दी थोड़ी सी और सॉस। इस पे आपने चलो डाल दी पालक। पालक डाल दी। बर्गर तो खाया ही होगा बर्गर किंग में। फिर एक आपने नीचे लगा दी एक और ब्रेड की लेयर, ठीक है। ये आपका बन गया एक सैंडविच। अब ये जो आपका सैंडविच कॉम्पोजिशन है, इसमें बेटे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? एक आपका ब्रेड है, एक आपके टोमेटो है, एक आपके अनियंस हैं, एक आपके कुकुम्बर है, कुकुम्बर मतलब खीरा, ठीक है। एक आपका स्पिनच है, या स्पिनच लीव्स कह लो। स्पिनच लीव्स नहीं, क्या कहते हैं उन्हें? गोभी लीव्स। गोभी की लीव्स पता नहीं कुछ और ही होती हैं वो, ठीक है, आजकल में, ठीक है। और भी बहुत कुछ। एक आपकी सॉस है 2 टाइप्स की। ये आपका सारा कंपोजिशन आपको आप कहलाता है सैंडविच, ठीक है। तो बेटे अब अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो न्यूक्लियोटाइड को करो कंपेयर सैंडविच से। जैसे सैंडविच में कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे ना, वैसे ही न्यूक्लियोटाइड में कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे जो अब हम पढ़ने वाले हैं। मगर न्यूक्लियोटाइड से बनता है आपका डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड की चेन से बनता है आपका डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं तो कि न्यूक्लियोटाइड से बनता है डीएनए। तो मोनोमर यूनिट्स, इसको कैसे डिफाइन करोगे? लिंक्ड टू फॉर्म पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर मतलब रिपीटिंग यूनिट्स इन एन नंबर। एन नंबर मतलब इन्फिनाइट बार उनको रिपीट करो, ठीक है। आर लिंक टू फॉर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब इस चैप्टर में कंटेंट एनालिसिस कर लेते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। अब कंटेंट एनालिसिस में हम लोग देखते हैं कि हम लोग का फोकस इस चैप्टर में अब हम लोग किस किस बातों पे, मुद्दों पे बात करेंगे ताकि कोई भी टॉपिक, कोई भी पार्ट छूटे ना। सबसे पहले बेटे हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। we are going to talk about the structure of DNA, ठीक है। Its replication, the process of making RNA from DNA, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। द जेनेटिक कोड डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। क्या कह रही हूं? द जेनेटिक कोड डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन्स। इसको समझेंगे जरा कि बेटे प्रोटीन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स क्यों है? सबसे पहले तो हम लोग उनका, अब मैं आपसे अलग दिखती हूँ, आपके पेरेंट्स आपसे अलग दिखते हैं, आपके भाई बहन आपसे अलग दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? उनकी शक्ल डिफरेंस है,
उनके बिहेवियर डिफरेंस है, उनके कैरेक्टर स्केच डिफरेंस है, ये कुछ बेसिस है। हमारी बॉडी में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स हैं। अब उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, उनमें ये डिफरेंस है, उनमें स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है। स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है एज इन कि उनका जो, अब हम लोगों को अभी तक इतना समझ में आ गया है कि प्रोटीन बनता है सिंपलर यूनिट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स लिंक्ड टुगेदर। अमाइनो एसिड्स, अब 11th क्लास में आपने पढ़ा था 20 और 118 टाइप तक के हम लोगों ने डिस्कवर किए हैं। अब इनको जोड़ जोड़ के, इनके कॉम्बिनेशन को, जेनेटिक सीक्वेंस को जोड़ जोड़ के आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड बना सकते हैं और मतलब कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की लिंकेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम लोगों ने अब ये सारी चीजें, अगर मुझे फॉर एग्जांपल हार्ट का कोई प्रोटीन बनाना है या कोई प्रोटीन और स्ट्रक्चर बनाना है, अब उसकी इंफॉर्मेशन बेटे किसके पास है, किसके पास है? आपको क्या लगता है बॉडी में किसकी, इसकी, आपको सेल को अगर कोई चीज बनानी है, फॉर एग्जांपल एक आर्किटेक्चर है, ठीक है, आप लोगों को एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग वाले आजकल ये जेपीजे हाउसिंग फाइनेंस, ये मतलब हम लोग घर बना रहे हैं, जब ये सारे आपको एक नक्शा देते हैं कि ऐसी सिटी बन जाएगी थोड़े दिनों में जयपुर हाईवे के पास, देखते हो आप लोग, तो बेटे ये जो है एक बिल्डर होता है, फिर एक आर्किटेक्चर यूनिट होती है। ठीक है, अब जो आर्किटेक्चर यूनिट होती है, वो जो मेन नक्शा होता है, या लेट्स सपोज आपने कोई मेट्रो का डिजाइन बनाना है, तो जो आर्किटेक्चर होता है, आर्किटेक्टर होता है, और जो आर्किटेक्ट होता है उसके पास मेन नक्शा होता है किस चीज का, प्लान का, कि कैसे एग्जीक्यूट होगा, कितने दूरी तक बनेगा, ठीक है, कौन से जगहों पे पॉइंट्स मार्किंग करनी है। कोई फॉर एग्जांपल मेट्रो का नक्शा पास कर रहे हैं या आप कोई हाउस बना रहे हैं, उसके इन बिटवीन फिर बहुत सारी यूनिट्स जुड़ती हैं, उनके असिस्टेंट्स जुड़ते हैं, असिस्टेंट्स के अलावा फिर और बाकी सारी चीजें उनको वो करती हैं कि नहीं करती। तो ऐसे ही बेटे ये सारी इंफॉर्मेशन कि प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स की क्या कोडिंग रहेगी, इस वाले प्रोटीन की क्या कोडिंग रहेगी, उस वाले प्रोटीन की क्या कोडिंग रहेगी, ये सिर्फ आर्किटेक्ट के पास है, और वो आर्किटेक्ट सेल में डीएनए है। डीएनए के पास वो सारी इंफॉर्मेशन है जिसकी मदद से कुछ भी नया बना है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के अलावा किसी के पास नहीं है। क्यों किसी के पास नहीं है बेटे? क्योंकि अगर वो इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, ठीक है, सबको वो इंफॉर्मेशन पता हो, तो भाई सब अपनी अपनी, फॉर एग्जांपल आपने रोबोट मूवी देखी होगी, अब रोबोट मूवी में एक चिट्टी था, ठीक है, अब चिट्टी को वो जो साइंटिस्ट थे, रजनीकांत जो ने साइंटिस्ट रोल किया करा था, एंड ही मेड अ रोबोट चिट्टी, ठीक है, और वो चिट्टी के पास उन लोगों ने सारी चीजें डाली बट एक सेंस नहीं डाली थी। उनको एक उसका जो एक कोडिंग थी, जिसको वो जो विलन था उस मूवी का, आई डोंट नो हिज नेम, वो मांगने की कोशिश कर रहा था, तो बस उसको वो इंफॉर्मेशन उसका नहीं दी थी, उन लोगों ने, उसने नहीं दी थी, ना ही वो किसी को भी डिस्क्लोज करी थी। क्योंकि अगर वो इंफॉर्मेशन किसी के हाथ में भी, उसका स्ट्रक्चरल प्लान किसी के हाथ में भी आ जाता, तो वो उसी रोबोट को यूज करके नेगेटिव वे में यूज कर सकता था, और लास्ट में यही हुआ। चिट्टी को सेल्फ में वो पता चल गया कि वो उसका स्ट्रक्चरल प्लान या स्ट्रक्चरल कोड क्या है जिससे वो बना हुआ है, और इसी की सहायता से उसने हजारों अपने टाइप के चिट्टी बना लिए, ठीक है, इन अ नेगेटिव अप्रोच। तो इसीलिए ही सारे सेल ऑर्गेनेलीज को ये इंफॉर्मेशन नहीं होती, ताकि वो इंडिपेंडेंट काम ना कर सके, ठीक है, उनको डिपेंडेंसी में काम कर सकते हैं एक सेल यूनिट में, और इसी डिपेंडेंसी को मेंटेन रखने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है। कोई सेल फट गया, कोई सेल ऑर्गेनली खराब हो गई, तो वो प्रोटीन से बनेगी, वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर डीएनए के पास होता है, तो सारा काम डीएनए फिर उनको अपने मजदूरों को स्ट्रक्चर देता है, वो बनाते हैं, फिर वो चीज वहां पे डिस्पैच होती है। यही सारी चीजें आपने मोटी मोटी बात में अगर मैं बताऊं, तो यही सारी चीजें आपने पढ़नी है कि हाउ ये सारी चीजें कैसे पढ़ो, मतलब ये सारी चीजें कैसे होती हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं, एक टर्म में डिफाइन करूं, ट्रांसलेशन
एंड रेगुलेशंस। ठीक है, रेगुलेशंस ऑफ ऑल प्रोसेस, इसको करेंगे कि हाउ डीएनए इज गोइंग टू रेगुलेट ऑल द प्रोसेस। यही मेन चीज है, मैंने यही अभी आपको सिंपल फॉर्म में बता दिया कि हाउ द आर्किटेक्ट विल कैसे हैंडल करता है एक एग्जीक्यूटिव एक प्लान को, रेगुलेट करता है, एम्फसाइज करता है अपने प्लान्स को, कैसे वो चीजें बनाता है, कैसे वो चार्ट, कैसे वो नक्शा बनाता है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करता है, ये सारी चीजें इन द सेम मैनर डीएनए करता है। ठीक है, the determination of complete nucleotide sequence of human, ठीक है, और during recent years form the foundation of genomics। बेसिकली डीएनए बना है न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, तो हम लोगों को न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पता लगाना जरूरी है। तो न्यूक्लियोटाइड्स में रिसेंट कई सालों में, रिसेंट फॉर एग्जांपल 10 इयर्स में इतनी ज्यादा खोज हुई है कि अब हमारे पास एक अच्छा खासा मटेरियल है विद प्रूफ, जिसने एक जीनोमिक स्टडी की फाउंडेशन लेड डाउन कर दी है। ठीक है, let's talk about in brief with the DNA. Let's start with the topic, the DNA. So DNA, let's start with a new page, is a long polymer. DNA is a long polymer of deoxyribonucleic acid, पहली चीज। The length of DNA, अब लेंथ कितनी है डीएनए की, usually determined by या usually determined या you can say usually determined or defined as the number of nucleotides present in it. Polymer of deoxyribonucleic acid। अब जो मैं बात साफ कर देती हूं, deoxyribonucleic acid बना है repeating units of nucleotides। न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक न्यूक्लियोटाइड की वो है, फिर एक फॉर एग्जाम्पल ये एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर ये एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर एक ये न्यूक्लियोटाइड है,
फिर एक ये न्यूक्लियोटाइड है, अब आपने इसको बांट दिया। ठीक है, मतलब कि ये यूनिट एक न्यूक्लियोटाइड है, ये यूनिट एक न्यूक्लियोटाइड है, ये यूनिट एक न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे ही। ये पूरा क्या है, डीएनए। ठीक है, तो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो 15 न्यूक्लियोटाइड्स रिपीटिंग है, तो मतलब 15 न्यूक्लियोटाइड्स की लेंथ है। ठीक है, 15 न्यूक्लियोटाइड्स की लेंथ से डीएनए मॉलिक्यूल बना हुआ है। समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टॉफी की कीमत 2 रुपीज है तो 10 टॉफी की कीमत कितनी होगी? तो अगर हमें एक न्यूक्लियोटाइड की लेंथ पड़ गई और मुझे उसका नंबर पता चल गया तो मैं डीएनए की लेंथ आराम से निकाल सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक न्यूक्लियोटाइड की 10 सेंटीमीटर है तो अगर 20 न्यूक्लियोटाइड है तो 200 सेंटीमीटर डीएनए की लेंथ है। समझ में आ गई? कैसे, क्या बताया हुआ उन्होंने? आगे चलते हैं। न्यूक्लियर के बारे में, डीएनए के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो एक इसका एग्जाम्पल है जो सीबीएसई में वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है। तो सीबीएसई वाले कहते हैं कि अ बैक्टीरियोफेज, जिसको ऐसे डिफाइन कर दिया जाता है, ठीक है, हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, बैक्टीरियोफेज lambda has 48502 base pairs। इसको ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, बेस पेयर्स। दैट मीन्स, अगर मैं इसको बात करूं तो बैक्टीरियोफेज में, ये बैक्टीरियोफेज को ऐसे कहते हैं, ठीक है, डीएनए को, जिसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, और 538 न्यूक्लियोटाइड्स के मतलब एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक बेस पेयर होता है, मतलब किससे बना हुआ है वो, और इसके अंदर 48502, ठीक है, 48502 इसमें बेस पेयर्स है, जिसका ये बेस बना रहा है न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, इतने बेस पेयर्स हैं। तो अगर आपको एक न्यूक्लियोटाइड की पता चल गई तो आपको पता चल जाएगा कि डीएनए की लेंथ कितनी है, और अगर न्यूक्लियोटाइड की लेंथ पता करनी है तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक बेस पेयर की लेंथ कितनी है। तो अब आपको न्यूक्लियोटाइड की पता चल जाएगी, न्यूक्लियोटाइड की पता चल जाएगी तो आपको ये डीएनए का लेंथ पता चल जाएगा। ऐसे ही एनसीईआरटी कहती है ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई की 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स हैं। हैप्लॉइड कंटेंट, हैप्लॉइड मतलब एक तरह का कंटेंट जो कि जाइगोट नहीं होता, जैसे एक है कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, ये इन्होंने पूरा बता रखा है, मतलब एक बेस पेयर इतने उसके हैं। तो ई कोलाई में जितने होंगे न्यूक्लियोटाइड पता कर लेंगे, न्यूक्लियोटाइड को से
हम लोग इनकी लेंथ को पता कर लेंगे कि अगर एक बेस पेयर इतनी लेंथ से बना है तो मतलब न्यूक्लियोटाइड इतनी लेंथ से बना हुआ है। ठीक है, अगर न्यूक्लियोटाइड इतनी लेंथ से बना हुआ है तो हम लोग उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और अगर मैं ह्यूमन कंटेंट हैप्लॉइड ह्यूमन डीएनए की बात करूं तो इट इज 3 into 10⁻⁹ BP। ठीक है, इतना होता है। ये सारे आपको रोट करने हैं, 1 मार्क्स में आ सकते हैं। इसको भी रोट करना है। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर मतलब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखते हैं। ठीक है, या स्ट्रक्चर ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। बना तो न्यूक्लियोटाइड से है, बेस स्ट्रक्चर उसका न्यूक्लियोटाइड है, और पॉली मतलब मोर देन 2। ठीक है, तो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन विच इज डीएनए। अभी हम लोग बात कर चुके हैं। अब पॉली न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जानेंगे, हमें अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड की रिपीटिंग यूनिट है। तो न्यूक्लियोटाइड बेसिक किस चीज से बना है वो हम लोगों ने देखना है। इसको उसमें बात करते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की अगर मैं बात करूं डीएनए की, या फिलहाल अभी बात नहीं कर रहे तो सिंपल सा और आरएनए लिख लेती हूँ, क्योंकि बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है। ठीक है, तो इसकी एक न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो उसके 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं या 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है बच्चे उसका अ नाइट्रोजनस, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, अ नाइट्रोजनस बेस। दूसरा होता है बच्चे फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा होता है पेंटोज शुगर इन डीएनए। अगर आरएनए है तो ये दोनों चीजें सेम रहेंगी, और ये पेंटोज शुगर की जगह क्या हो जाएगी, राइबोज शुगर। इन केस ऑफ पेंटोज, राइबोज शुगर। ठीक है, इन केस, अब ध्यान से फिर से सुनो कि अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करती हूं तो न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है नाइट्रोजनस बेस, एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, और एक होता है शुगर ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस दोनों में होता है बेटे, आरएनए और डीएनए दोनों में होता है, बट फर्क क्या होता है आरएनए और डीएनए में, एक होता है फॉस्फेट ग्रुप और एक होता है शुगर का ग्रुप। अब जो शुगर होती हैं उनके टाइप अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर मैं आरएनए की बात कर रही हूं तो आरएनए में ये शुगर का टाइप होता है राइबोज शुगर। मवाना शुगर और बहुत सारी टाइप की शुगर्स नहीं आती हैं मार्केट में वैसे। एक होता है डीएनए जिसमें ये शुगर्स होती हैं पेंटोज शुगर। स्ट्रक्चर में फर्क होता है इनके। समझ में आ गई है? गुड। There are 2 types of nitrogenous base. Very important, ध्यान से सुनिए। 2 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस होते हैं बेटे। एक होता है प्यूरिन्स, एक होता है पिराडिमिन्स। अब प्यूरिन्स में बेटे 3
टाइप्स के नाइट्रोजन, 3 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं जो प्यूरिन से बने होते हैं, जिनका नाम होता है एडेनिन, और होता है ग्वानिन। ठीक है, और पिराडिमिन में होता है साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। ठीक है, प्यूरिन के बेटे 2 डाइवर्जन होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन, जिसमें प्यूरिन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा प्रकार होता है पिराडिन, जिसको साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन में पिराडिन नाइट्रोजनस बेस होता है, पिराडिन टाइप का, मतलब स्ट्रक्चर्स में अगेन डिफरेंस होता है। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज करेंगे, साइटोसिन जो होता है बेटे, साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए और आरएनए, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, फर्क क्या हो सकता है और, ठीक है, थाइमीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है डीएनए में, और थाइमीन की जगह, अब लिखो नीचे, थाइमीन की जगह यूरासिल प्रेजेंट इन आरएनए। तो डीएनए में जब स्ट्रक्चर देखेंगे तब ये डिफरेंसेस आएंगे कि साइटोसिन तो बेटे दोनों में प्रेजेंट होगा। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस दोनों से ही बने हुए हैं ना, 2 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस है, एक है प्यूरिन, एक है ग्वानिन। ठीक, सॉरी, एक है प्यूरिन और एक है पिराडिमिन। प्यूरिन 2 टाइप के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, और पिराडिन के 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। अब जो बेटे साइटोसिन है वो आरएनए और डीएनए दोनों में होता है। ठीक है, अब जो डीएनए है उसमें थाइमीन प्रेजेंट होता है, और आरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि थाइमीन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है। ओके, अब नेक्स्ट बात करूं तो नाइट्रोजनस बेस linked to पेंटोज शुगर। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई नाइट्रोजनस बेस है, ये लिंक्ड होता है पेंटोज शुगर से। ठीक है, शुगर से होता है लिंक, और ये जो इस लिंकेज को, जिससे ये लिंक्ड होता है, या फॉर एग्जाम्पल ऐसे कर सकती हूं, ये जो लिंकेज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, इस लिंकेज को बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लाइको या एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको तोड़ो, वर्ड को तोड़ के समझने की कोशिश करो। एन मतलब नाइट्रोजनस एंड ग्लूको, शुगर को ग्लूकोज भी कहते हैं। सिडिक का मतलब है कॉम्बिनेशन, जो इन दोनों को जोड़ रही है वो लिंकेज। ठीक है, टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। जब एन और शुगर मिल जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर कहलाता है वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल
such as adenosine, ठीक है, डिऑक्सी एडिनोसाइन। इसमें बेटे सिर्फ नाइट्रोजन और ग्लूकोज ग्रुप प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एडिनोसाइन, डिऑक्सी एडिनोसाइन, और क्या हो सकता है, ग्यानोसाइन जोड़ रखे हैं, ठीक है, और क्या है, डिऑक्सी ग्यूनानोसाइन जिसमें 2 हैं, सिटिडीन और डिऑक्सी सिटिडीन, और हो सकता है यूरिडीन और डिऑक्सी थाइमाइड। अब नेक्स्ट होता है, अब शुगर से कनेक्ट हो गया, अब लास्ट कौन सा बचा, फॉस्फेट ग्रुप। व्हेन phosphate group is linked to 5OH, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की बात देखो, 5OH of nucleoside through phosphate linkage. Through phosphate linkage, a corresponding nucleotide और deoxynucleotide depending on the type of sugar present is formed. बेटे हम लोगों ने कहा कि आरएनए में, एक बात मुझे इसमें आप में डिस्कस करनी है कि बेटे आरएनए में राइबोज शुगर होती है, ठीक है, और डीएनए में पेंटोज शुगर होती है। अगर पेंटोज शुगर है तब आप उसको बोल दोगे डीऑक्सी, ठीक है। अगर राइबोज शुगर है तब आप उसको सिंपली न्यूक्लियोसाइड बोल दोगे, उसमें कुछ नहीं लगाओगे, उसको सिंपल राइबो नाम दे दिया तो दैट मीन्स उस न्यूक्लियोटाइड में राइबोज शुगर प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा कि, ठीक है, कि N जुड़ा हुआ है S से, S मतलब शुगर है। अब शुगर 2 टाइप की होती है, एक तो राइबो, एक होती है पेंटो। अगर राइबो शुगर है तो एडिनोसिन, अगर पेंटो शुगर है तो डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है। तो ऐसे ही उसमें ये बता रहा है कि जोन से भी शुगर में, ठीक है, अगर मैं फॉस्फेट लिंकेज जोड़ दूं, 5OH का चक्कर अभी बताती हूँ, उसमें अगर मैं जोड़ दूं तो कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बनता है डिपेंडिंग अपॉन द शुगर प्रेजेंट टू इट। अब ये 5OH का क्या चक्कर है बेटे, 5OH का चक्कर ये होता है बेटे कि जो फॉस्फेट ग्रुप है, अब ठीक है, अब वो 2 तरीके से कनेक्ट होता है, समझ में आ रही है। फॉस्फेट ग्रुप बेटा 2 तरीके से कनेक्ट होता है। एक कनेक्शन जो होता है वो होता है
5 OH से और एक होता है 3 से। इसको सिंपल से लिखो, एक होता है 5 से, एक होता है 3 से। अब बेटे 5 का मतलब ये है कि टर्मिनल, 5 का मतलब होता है टर्मिनल और 3 का मतलब होता है टर्मिनली इन बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक चेन बनाऊं, ये जुड़ा है P से, ये जुड़ा है, ठीक है, ये जुड़ा है कार्बन हाइड्रोजन H, ठीक है, दो तरीके से हैं। ये जुड़ गया कोई नाइट्रोजन बेस, ये हो गई आपकी शुगर। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये शुगर वाला ही स्ट्रक्चर है, एक्सटेंडिंग, ठीक है। अब शुगर के पास, ठीक है, सुनो ध्यान से, शुगर के पास दो एंड्स होते हैं, ठीक है। एक एंड होता है जिसमें CHH होता है टर्मिनल पे, एक एंड होता है जिसमें OH ग्रुप होता है। क्या होता है? OH ग्रुप होता है। अब जो दो शुगर के फंक्शनल ग्रुप हो गए, एक तो हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक हो गया R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप या कोई भी, ठीक है। अब अगर एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा है फॉस्फेट, तो आपने उसको बोल देंगे, एल्काइल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा है तो 5OH, ठीक है। अगर इस OH ग्रुप से जोड़ देंगे, इस OH ग्रुप दैट इज 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से उसको जोड़ देंगे सीधे, तो 3OH की लिंकेज हो जाएगी। इसको आगे हम ब्रीफ में चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, इसी लिंकेज को। लास्ट तक बच्चों को 5 और 3, 5 और 3, 5:3 और 3:5 का कॉम्बिनेशन कभी समझ ही नहीं आता है क्या है। सो आफ्टर दैट विल गोना डिस्कस इन ब्रीफ कि 5:3 और 3:5 का क्या है। सिंपली अगर मैं एक इसका सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर फॉर्म करूं तो देखो बेटे, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब एक न्यूक्लियोटाइड में ये ग्रुप अगर मैं कह देती हूं ये पार्ट, तो ये पार्ट अगर मैं कह दूं ये है बेटे नाइट्रोजनस बेस। अगर मैं ये पार्ट कह दूं, ठीक है, ये पार्ट कह दूं, ये पार्ट अगर मैं कह दूं तो मैं इसको कह सकती हूं शुगर। अब इसके साथ बेटे एक P वाला जो ग्रुप होता है फॉस्फेट, एक यहां टर्मिनली, एक यहां, ये टर्मिनली लग गया। एक ऐसी ही सिमिलर चेन अगर मैं यहां बनाऊं, ये ऐसे लिंकेज, फॉस्फेट लिंकेज, दिस, ये जो कनेक्शंस यहां आ रहे हैं, दिस इज ऑल्सो फॉस्फेट लिंकेज। फॉस्फेट लिंकेज हो गई, और ये ऐसे, ठीक है। सो ऐसा दिस स्ट्रक्चर्स की लिंकेज को कह देते हैं न्यूक्लियोटाइड। और इनकी बात करूं तो इनको कहेंगे सिंपल से न्यूक्लियोसाइड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ, डिऑक्सी है, पेंटोज है, अगर पेंटोज है तो डिऑक्सी है, अगर सिंपल है तो राइबोज है। So we have completed the structure of polynucleotide in this session. In the next session, we are gonna do the brief structure of DNA,
and we'll talk about the histone protein. Until then, we'll keep revise the basic structures of polynucleotide till we have completed in this class. Thank you.